चुनावी जनसभा में हमारे साथ मंच पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता आकाश आनंद जी, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, आरएलडी के सभी नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे वाराणसी लोकसभा और आसपास के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बुनकर भाई, यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में माताएं बहनें, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव जिस समय हम और आप मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार का एक दिन बाकी है। कल के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार खत्म होते ही वोट डालना है और जैसे ही वोट डल करके खत्म होगा, अगर आप दिन गिन लें तो अब केवल 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन बचे हैं। देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आप गिन लो, आज के बाद केवल 7 दिन हैं और 7 दिन बाद एक देश का नया प्रधानमंत्री होगा। इसलिए हम बनारस के अपने सभी लोगों से निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं। वैसे तो न जाने कितने लोग धोखा खाए होंगे। ये धोखे वाली सरकार और धोखे वाले प्रधानमंत्री जी ने न जाने कितनों को धोखा दिया होगा, लेकिन जो धोखा बनारस के लोगों को मिला है, ऐसा धोखा किसी को नहीं मिला होगा। बताओ, यही तो शहर है, यही हमारी धार्मिक नगरी, यही सांस्कृतिक नगरी और धरती का सबसे पुराना शहर, यही तो शहर है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बनारस को क्यूटो बना देंगे। बताओ हमारे बनारस के साथियों, हम वाराणसी में आए हैं कि क्यूटो में आए हैं? और अगर क्यूटो में नहीं आए हैं तो देश को नया प्रधानमंत्री दीजिए, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई क्यूटो गया होगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई क्यूटो गया क्या? अरे ये नौजवान हैं, मोबाइल चला लेते हैं, कभी तस्वीर तो देखी होगी क्यूटो की, तस्वीर तो देखी होगी। और अगर नहीं देखी हो तो जरा टाइप करना उस पर क्यूटो, क्यूटो लिख देना और तस्वीरें देख लेना और अपने शहर से किसी कोने से तस्वीर मिला लेना।
तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया हो। हम कभी गए थे अपने बचपन में क्यूटो, हमें देखने का मौका मिला कभी क्यूटो, और जब मैंने सुना कि बीजेपी के लोग और देश के प्रधानमंत्री हमारे वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते हैं, हमें भी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा। और मुझे याद है जब मैं क्यूटो देखने गया था तो जापान की राजधानी टोक्यो से एक बुलेट ट्रेन में बैठ के गया था। उस बुलेट ट्रेन में बैठ करके हम क्यूटो तक पहुंचे थे और क्यूटो देखने का काम किया था। और आज जब मैं बनारस के बारे में सुनता हूं तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है कि बताओ धोखा किसी को दे देते, हमें दे देते, और को दे देते, लेकिन सोचो बाबा भोले जी के नगरी को और हमारे बताओ भगवान को धोखा दे दिया। बताओ गलियों में कूड़ा है कि नहीं है? और जो लाइन पड़ी थी सीवर की अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं। न जाने कितना कचरा है। यही शहर जिसके बगल में हमारी गंगा मैया बहती हैं और एक तरफ वरुणा नदी भी है। बताओ शहर के लोगों, आपको पानी पीने के इंतजाम के लिए क्या व्यवस्था की है? पानी पीने को नहीं, और स्वच्छ भारत का सपना दिखाया। बताओ स्वच्छ भारत का सपना दिखाया, पैर धोए, और हम पैर धोने के चक्कर में रहे, हमारे नौजवानों की सब नौकरियां धो दी। बताओ कैसा है हाल गलियों का, क्या हाल बना दिया बताओ। और गंगा मैया की कसम खाई थी कि गंगा मैया हम तुम्हें साफ कर देंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं है वो कभी गंगा मैया को साफ नहीं कर सकते। हमारे नाव चलाने वाले लोगों को धोखा दे दिया, हमारे नाव चलाने वालों को उन्हें भी परेशानी में डाल दिया। वादा तो क्यूटो का था, वादा तो गंगा मैया साफ का था, लेकिन वादा ये नहीं था कि हमारे नाव चलाने वालों को भी धोखा दे देंगे। सोचो सोचो कैसे कैसे धोखे खाए हैं आपने। यही बनारस जब लोकसभा के चुनाव में मैं आया था, हमारे साथी जानते होंगे, हमने आखिरी में वादा किया था कि ये जो बनारस के तार दिख रहे हैं, इन तारों को अगर आप जिता दोगे तो तारों को अंदर कर देंगे। बताओ कितने तार अंदर हो पाए हैं अभी, बताइए आप। और ये जो बिजली का दावा करते हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये जो बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिजली हमने दी है बनारस में, अरे हमारे पत्रकार साथियों जानते होंगे, वो तो समाजवादी लोग थे। हमारा सीना बड़ा हो ना हो बड़ा, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। और हमारे साथी जानते होंगे कि एक पूरे हमारे बुजुर्ग विधायक, हमारे एक पूर्व बुजुर्ग विधायक धरने पे बैठ गए थे। वो ऐसे धरने पर बैठे और उन्होंने कहा कि जब तक वाराणसी को 24 घंटे बिजली नहीं मिल जाएगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। हमें जानकारी मिली, उस समय के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने हमें बताया
कि एक बुजुर्ग विधायक हैं, उम्र बहुत है, उम्र बहुत है, अगर आपने बिजली नहीं दी तो हो सकता है उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। हमने उन्हें बुलाया और बुला करके उनकी तकलीफ सुनी और सुनने के बाद मैंने कहा कि अगर यही मांग है आपकी और इसके बाद आप भूख हड़ताल तोड़ दोगे तो हमने कहा हम आपका वादा पूरा करते हैं। और उस दिन के बाद कभी भी बनारस में 24 घंटे बिजली कभी नहीं गई। हम तो बधाई देंगे उन विधायक अगर भूख हड़ताल पे न बैठे होते तो शायद बिजली नहीं मिलती। और विधायक जी से मैंने वादा किया था और उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देंगे। लेकिन बताओ बनारस के लोगों, जो वादा तोड़ दें, कोटा नहीं बढ़ा बिजली का। और देखिए, जिन्होंने बिजली दिलाई 24 घंटे उनकी टिकट काट दी। अब पता नहीं रिटायरमेंट में किस घाट के पास बैठे भजन सुन रहे होंगे। बताओ, अपने लोगों को धोखा देते हो ये। और कभी कभी बाबा मुख्यमंत्री भी न जाने क्या क्या कहते हैं। बताओ साथियों, ये चाय वाला बन करके आए थे और हमें और आपको धोखा दे दिया। बताओ बनारस के लोगों, चाय के बहाने लोगों ने समर्थन दे दिया। अब तो जान गए होंगे चाय कैसी निकली है। और वही चाय वाले अब चौकीदार बन करके आ रहे हैं। क्या आपको भरोसा है ऐसे चौकीदार पर? और आपके प्राचीन न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए। बताओ, हमारी विरासत को खत्म कर दिया, जो सदियों से सजोई थी विरासत। बताओ, न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए। बताओ, मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? मंदिर तोड़ दिए। वो हमारी विरासत थी जो हम आने वाली पीढ़ी को विरासत दे करके जाते। इन्होंने हमारी विरासत को भी खत्म करने का काम किया है। ये चौकीदार बन करके आए हैं। और वहीं बाबा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सदन में कहा कि जाओ, कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी अगर आप ठोक दोगे। और ठोको नीति का असर ये हुआ है कि कोई किसी की सुनवाई नहीं। बताओ, यहां चोरियां हुई हैं, यहां पर कानून व्यवस्था क्या है? बताओ बनारस के लोगों, डकैती हुई नहीं पता लगा, सुनारों का सोना चला गया। हमारे सराफा व्यापारी जानते होंगे, पुलिस के सामने सामने पूरा का पूरा चोरी हो गया, आज तक नहीं मिला। बताओ, ठोको नीति का असर क्या हुआ? और हमने तो देखा कई जगह जो ठोको नीति सिखाई थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक और सांसदों में भी आजकल ठोको नीति चल रही है। कभी सांसद जी विधायक जी को ठोक रहे हैं, कहीं पर पुलिस ठोकी जा रही है। और जो हमने अच्छा इंतजाम किया था 100 नंबर पुलिस का, वैसे तो आपके सांसद जी दुनिया के हर कोने घूम आए, शायद ही कोई कोना बचा होगा घूमने का जाना गए हों। बताओ, हमारे बनारस के लोगों को कुछ मिला है आपको कि नहीं मिला है? सबसे गले मिले, लेकिन मिला कुछ नहीं आपको। समाजवादियों ने दिया सबसे बेहतरीन चीज, 100 नंबर की पुलिस दी। 100 नंबर की फोन मिलाओ और पुलिस पहुंच जाएगी, आपकी मदद करेगी। यही बनारस शहर है, कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां पर समाजवादियों का लैपटॉप ना पहुंच गया हो।
और वो ऐसे लैपटॉप दिए कि जो आज भी चलते हैं तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप नहीं दिए। वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो चलाना नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ डिजिटल इंडिया का? क्या हुआ? हमारे ऐसे नाम दिए थे, डिजिटल इंडिया, कहा कि स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया। क्या हुआ? मेड इन इंडिया। और इस बार बनारस बताएगा कि मेड इन इंडिया क्या है। एक एक बोर्ड देकर के बताएगा कि मेक इन इंडिया क्या है। इसलिए धोखा खाए, ये सरकार धोखे से बनी है। इन्होंने गंगा मैया साफ करने की बात कही, नहीं साफ कर पाए। हमने कहा था कि हम वरना साफ करके दिखा देंगे और काम शुरू हो गया था, लेकिन पता नहीं क्या किया इन्होंने, वरना नदी का काम रोक दिया। नहीं हो रहा काम। बताओ काम हो रहा है वरना नदी में कि नहीं हो रहा है? हम तो कहते हैं कि काम पे बात कर लो, आज काम पे बात नहीं कर रहे हैं। बताओ अच्छे दिन आ गए क्या? बताओ नौकरी मिल गई क्या किसी को? और नोटबंदी के बहाने हमारा आपका पैसा सब छीन लिया, सब जमा करा लिया। याद करो वो दिन हमारे बनारस के साथियों, जब नोटबंदी हुई थी। बताओ कारोबार रुक गया कि नहीं रुक गया उससे? हमारे बुनकर भाई जानते होंगे कि मजदूरी से लेकर के हमारे तमाम लोग जो हाथ से काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई कि नहीं छिन गई? और जो लोग दूर जगह काम भी करते थे, जो यूपी छोड़ करके कहीं और भी काम पर चले गए थे, लेकिन इस नोटबंदी ने और जीएसटी ने उनको वापस घर भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का काम है। बताओ नोटबंदी से कहां काला धन आया? और जो पैसा जमा भी था, वो तमाम उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए। भाग गए कि नहीं भाग गए? तो हमारे आपके साथी नहीं थे, वो किसी और के साथी थे। इसलिए ये प्रधानमंत्री हमारे आपके नहीं हैं। हम बनारस के लोगों से कहना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे आपके नहीं हैं। ये देश की 1% जो संपन्न आबादी है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं। इन्होंने धोखा दिया और अर्थव्यवस्था हमारी नीचे जा रही। और जिस समय अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, ये समझ लेना कि नौकरी और रोजगार किसी के हाथ में नहीं लगने वाले। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। ये प्रधानमंत्री जी का छेद जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन आ रहा है। ये घबराए हुए हैं। और ठीक कहा आदरणीय मायावती जी ने कि अब सो नहीं पा रहे हैं, अब नहीं सो पा रहे हैं, घबराए हुए हैं। और अब तो हार चेहरे पे दिखाई देने लगी है। और केवल यूपी से नहीं घबराए हैं, बंगाल से भी घबरा गए। बताओ हमारे गठबंधन को, जो आपका हमारा गरीबों का गठबंधन है, उसे कहते हैं कि जाति का गठबंधन है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये गठबंधन जातियों का गठबंधन नहीं है, ये हमारे गरीब लोगों का गठबंधन है। और ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि दिलों से गठबंधन बना है। और फिर हमारे बनारस के साथी तो जागरूक हैं। बताओ पहले चरण से सुनाई दे गया कि नहीं सुनाई दे गया? वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है?
और अगर हम सब जीत करके आ रहे हों, सब जगह गठबंधन जीत रहा हो, बताओ चंदौली में क्या हाल है गठबंधन का? बताओ संजय चौहान जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? बगल में हमारे निषाद भाई भी लड़ रहे हैं मिर्जापुर से। और ये सरकार कहती कि हम बहुत बहादुर हैं। ये सरकार अपना कहती, दावा करती है बहुत बहादुर है सरकार। लेकिन सोचना कभी, अगर आंकड़े निकालना कोई चाहे और अगर आंकड़े आ जाएं, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारा जवान एक शहीद ना हो रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावा करते हैं कि हम सीमा को सुरक्षित रख सकते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत की सीमाएं कभी इतनी असुरक्षित नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं। और हम अगर जानना चाहें इनसे कि बताओ हमारे किसानों ने कितनी आत्महत्या कर ली, वो जवाब नहीं देना चाहते। अगर हम उनसे पूछें कि बताओ हमारे नौजवान कितने हैं जो आज बेरोजगार हैं, जो घर बैठे हैं, ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती। और ये सरकार जो आतंकवाद से लड़ना चाहती है, बताओ बनारस के लोगों, आपने देखा है अपने सामने, जो आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं वो एक जवान तेज बहादुर यादव से नहीं मुकाबला कर पाए। बताओ क्या मुकाबला कर पाए? ये जवान कुछ सवाल लेकर के पूछना चाहता था। इस जवान के पास कुछ सवाल थे। बताओ आप दाल अच्छी नहीं दे पा रहे हो और बनारस में रबड़ी खा रहे हो, यहां रोटी नहीं दे पा रहे, आप इनको वर्दी नहीं अच्छी दे पा रहे। इनकी मांग इतनी तो थी कि मोजे अच्छे मिल जाएं, हमें जूते अच्छे मिल जाएं, हमारी वर्दी अच्छी मिल जाए, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। बताओ ये जवाब नहीं दे पाए। बताओ ये सरकार केवल एक जवान से घबरा गई हो, क्या आतंकवाद से लड़ेगी सरकार? इसलिए साथियों, ये बनारस का चुनाव देश देखेगा। ये बनारस की पहचान और बनारस के बारे में दुनिया जानती है। यही लोग जो दावा करते थे, झूठा सपना दिखाते थे कि देखो दुनिया के लोग हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं। जब फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, जो उद्घाटन किया था, जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया आपके मिर्जापुर में, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर के आए थे। कभी सोचो किसने बनाया था वो? बताओ समाजवादियों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? और दुनिया के दूसरे एक राष्ट्रपति जी को लाए थे, दिल्ली में मेट्रो से बैठा करके नोएडा तक लेकर के गए थे। वो बताओ सपा और बसपा ने वो मेट्रो बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बहुत गले मिले दुनिया के न जाने कितने लोगों से, और जब 5 साल पूरे हो गए तो दुनिया के अखबार क्या लिखते हैं? दुनिया के अखबार जो सबसे बड़े अखबार है, वो लिखता है कि अगर सरकार दोबारा आ गई तो भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दूसरा अखबार लिखता है, जिसने कभी तारीफ की तब कुछ नहीं कहा, और अगर उसी दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन ने लिखा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये समाज को बांट देते हैं, ये समाज को बांटने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो कहते हैं कि लिखने वाला पाकिस्तानी है। सोचो, अगर दुनिया जान गई है कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, और दुनिया अगर ये जान गई है कि प्रधानमंत्री जी का गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं था, वो जातियों को बांटने वाला और धर्म के बीच में नफरत फैलाने वाला मॉडल था।
तो बताओ बनारस के लोगों, मदद करोगे कि नहीं करोगे? हमारे ये नौजवान किसान तो मदद करेंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से उन पढ़े लिखे लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, उन व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो जागरूक हमसे ज्यादा हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं चीजें। हम उनसे जानना चाहते हैं कि बताओ देश का लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है, और अगर लोकतंत्र खतरे में है तो चाबी आप पर है। आप हिसाब किताब कर सकते हो। देश में जीत हार होगी, हम जीतेंगे, सीटें ज्यादा जीत रहे हैं, लेकिन बनारस में भी साइकिल चले, यही हम आपसे निवेदन करने आए हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद से अभी तक धोखा दिया हो, गलत रास्ते पर देश को ले जाने का काम किया हो, आप सोच समझ करके कभी ठंडे दिमाग से सोचना। जो रास्ता कांग्रेस का है वही बीजेपी का है, और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी नहीं रोकनी है, हमें अपनी पार्टी बनानी है। बताओ ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है कि अपनी पार्टी बनाने का है? और अगर लोकतंत्र बचाने का है तो हम अपने सभी लोगों से कहते हैं कि एक भी वोट बढ़ने ना पाए और एक भी वोट घटने ना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर अपने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव जी के लिए आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। बताओ मदद होगी कि नहीं होगी? ये समाजवादी पेंशन देने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते हैं, केवल धोखा देते हैं। और फिर अगर तेज बहादुर लड़े होते तो बताओ क्या होता? और अगर तेज बहादुर नहीं लड़ पाए तो बताओ नौजवानों, आप तेज बहादुर बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर तेज बहादुर बन सकते हो तो साइकिल चलेगी, कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि शालिनी यादव जी की मदद करें, और दूसरे हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय चौहान लड़ रहे हैं, उनका भी सहयोग करना, मदद करना। दोनों के दोनों साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, और ये गठबंधन आने वाले समय में देश को नई दिशा में लेने करके जा रहा है। ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हम उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, ये गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है, और नए प्रधानमंत्री के साथ साथ नया भारत बनाने का काम ये गठबंधन करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।